जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल AR कैंपस पे स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा लेक्चर है प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ इंडिया। आज हम प्रस्तावना के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। इसमें जो एक एक शब्द है उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे और हम इसमें जानेंगे कि प्रस्तावना का बेस क्या था, ये बना कैसे, किसने बनाया और बनाने का कारण क्या था, और इसके हम सोर्स देखेंगे, इसके सोर्स कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम प्रस्तावना में आज डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जब हमारा ख़त्म होगा ये लेक्चर, तो लास्ट में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सबको क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे। अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप एक या दो क्वेश्चन लेके जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रस्तावना। पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं होता क्या है। जैसे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हम भारत के लोग। सबसे पहले आया हम भारत के लोग। ये वर्ड क्यों आया, आप समझिए कि स्टार्टिंग हम भारत के लोग से क्यों है। दोस्तों आप लोग जानेंगे, देखेंगे पीछे जाके कि हम 200 साल बाद अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुए। ठीक है, उसके पहले हमारे यहाँ राजतंत्र चलता था, यानी राजतंत्र और 200 साल की गुलामी से आज़ाद हुए। तो हमारे जो संविधान सभा निर्माता थे ना, वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पीपल थे, वो बहुत ही बुद्धिजीवी लोग थे। उनके अंदर कितना ज़्यादा रोष था इस पैदा को लेके कि गुलामी को लेके, कि उन्होंने प्रस्तावना लिखते समय ही लिख दिया हम भारत के लोग। यानी मतलब जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के पीपल हैं, लोग हैं, उनको बोल दिया कि आप सुप्रीम हो। ठीक है, आपके आधार पे ही ये प्रस्तावना हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख है 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारा ये बहुत प्यारा प्रस्तावना है, आप लोग देख लीजिए। अगर कोई भारत के बारे में जानना चाहता है, ठीक है, चाहे वो विदेश से भारत आया हो या न आया हो, लेकिन वो अगर हमारा प्रस्तावना पढ़ लेता है, प्रस्तावना जान लेता है, तो एक इसको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि भारत का संविधान है क्या, और भारत के बारे में वो जान लेगा। ठीक है, इतना खूबसूरत प्रस्तावना लिखा है। पूरे संविधान का सार और निचोड़ हमारे बुद्धिजीवी लोग लाके 7 से 8 लाइन में, 15 से 20 वर्ड में इसको कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, अगर कोई प्रस्तावना अच्छे से जान लेता है तो भारत या भारत के संविधान के बारे में एक मोटा मोटी आइडिया उसको लग जाएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रस्तावना के बारे में, कहाँ से लिया गया है, उसका सोर्स क्या है। ठीक है, जैसे आप सीधा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके पहले हम देख लेते हैं इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, प्रस्तावना आया कहाँ से, इसका बेस था क्या, इसका आधार क्या था, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसका जो बेस है उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। अब दोस्तों ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, आपको याद होगा कि जब संविधान सभा बनी तो जो संविधान सभा के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उस दिन तो उद्देश्य प्रस्ताव देखिए पेश कब हो रहा है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, लेकिन उस दिन पास नहीं हो पाता। क्यों पास नहीं हो पाता, कारण बताते हैं। ठीक है, जैसे हमारे उस टाइम अंबेडकर साहब थे, जयकर साहब थे, लेकिन उस टाइम मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से बनती नहीं थी। तो उन लोग ने कहा, ये लोग ने कहा कि अगर मुस्लिम लीग आ जाती है तब इसको हम उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली पास कब होता है आपका, तो 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को हमारा पास हो जाता है। ठीक, अब ये उद्देश्य प्रस्ताव आया कब, 13 दिसंबर 1946 को। पास कब होता है, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, अब आप देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू द्वारा
ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था। ठीक है, अब इसके सोर्स देख लेते हैं, स्रोत देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाषा, ये जो प्रस्तावना की भाषा है कहाँ से लिया गया है, हम इसको देखेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि ये प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, ध्यान देना। और इसके थॉट्स, जो इसके अंदर विचार हैं, इसको थॉट्स कहाँ से लिया गया, ये यूएसए से यानी अमेरिका से लिया गया है विचार। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो फिगर दिख रहा है आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया तो ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और इसके विचार कहाँ से लिए गए, ये अमेरिका से। इसका आधार क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव इसका आधार है। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चल के प्रस्तावना बनता है। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को ये लागू होता है। लागू होने के बाद यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के हमारा प्रस्तावना बनता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमारी जो प्रस्तावना होती है स्टार्ट कहाँ से होता है, हम भारत के लोग भारत को एक क्या देंगे, SSSR देंगे। अब ये SSSR क्या है, अब आप देखेंगे SSSR क्या है, अब इसको समझेंगे। हम भारत को के लोग भारत को एक SSSR देंगे, यानी सोवेरन संप्रभुता, सोशलिस्ट समाजवादी, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, रिपब्लिक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी गणराज्य बनाने के लिए यानी देश बनाएंगे। ठीक है, इन सबको मिला के हम एक देश बनाएंगे। अब लोगों ने कहा कि देश बनाएंगे, ये देश कैसा होगा और देश बनाने के फायदे क्या होंगे, हमको इससे क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो उसमें फ़ायदा गिनाते हैं। हमको क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा होगा हमारा 3 चीज़, न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी। ठीक है, नागरिकों को क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी और समानता मिलेगी। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आप यहाँ संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये जो शब्द आप सामने देख रहे हैं ना, इस सब को हम बहुत अच्छे से आगे डिस्कस किए हैं। अभी तो हम आपको इसे मोटा मोटा ये आइडिया दे रहे हैं। ठीक है, तो हमको देश बनाएंगे, इन सबको मिला के देश बनाएंगे तो फायदा क्या होगा, न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी और समानता मिलेगी। और न्याय में क्या क्या मिलेगा, अब न्याय में हम लोग देखते हैं, और स्वतंत्रता में देखते हैं, समानता में। न्याय में देखेंगे हमको क्या मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हमारे प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे हमारे प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब पूछता है स्वतंत्रता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता, यानी अब स्वतंत्रता, लिबर्टी देखेंगे, लिबर्टी कितने प्रकार की होगी, यानी स्वतंत्रता हमारे यहाँ 5 प्रकार की होगी। ठीक है, कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इन सबको आगे हमने डिस्कस किया अच्छे से, उसको आप देखिए अभी आगे। और समानता कितने प्रकार का होगा, समानता हमारे पास 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। साफ साफ लिखा है उसमें, समानता किसके, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। ठीक, तो ये 2 हो गया। ठीक है, प्रतिष्ठा, स्टेटस, और अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। ठीक, अब हम देखिए आगे जो पीछे बताया था ना अभी, उसको हम आगे अब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अब क्या होता है। एक एक वर्ड को समझिए। सॉवेरन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। संप्रभुता, संप्रभुता में देखेंगे ये अथॉरिटी जिसके पास होती है, यानी पूरा उसके पास पावर होता है। संप्रभुता जो हमारे संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न यानी वही संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न कहिए। इससे मतलब होता है कि हमारे पास एक पावर है, सुप्रीम पावर है। ठीक है, अब हम किसी का गुलाम नहीं है। ठीक है, हम आंतरिक और बाहरी दोनों भी हम फैसले खुद ही स्वयं ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी से संधि कर सकते हैं, किसी से युद्ध कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको अब कोई दबाने वाला नहीं है, हम स्वतंत्र है। इसका मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, अब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक शक्ति, बाहरी शक्ति से देखेंगे। आंतरिक शक्ति में क्या होता है, भारत देश के अंदर होने वाले सभी कार्य, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में जितने राज्य हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, कौन से नियम लागू कर रहे हैं, कौन से हम पावर यूज़ कर रहे हैं, कौन से टैक्स लागू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो
अब उसके जो निर्णय होंगे वो भारत सरकार यानी हमारी सरकार खुद ही ले लेगी। अब भारत किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है, यही होता है हमारा संप्रभुता, ठीक है। और इसी तरह से भारत विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं संधि करने के लिए हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। अब हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, यही होता है हमारा संप्रभुता, ठीक है। भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निवास करती है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत की संप्रभुता कहाँ निवास करती है, ये भारत के लोगों में, ठीक है, भारत के लोगों में निवास करती है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मतलब होता है ये स्वयं का निर्णय खुद ले सकेंगे, ठीक है। सॉवरेन मतलब होता है स्वयं का निर्णय खुद ले सकते हैं, संप्रभुता। आई थिंक आपको इतनी बातें मोटी मोटी समझ में आ गई। आगे देखिए, अब सोशलिस्ट क्या होता है, समाजवादी क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कि जब हमारा प्रस्तावना बना था, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल प्रस्तावना में समाजवादी शब्द था तो आप बोलोगे कि नहीं। अब कब आया ये, अब ये आता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के 76 में जोड़ा गया था। और इसका जोड़ने का कारण क्या था, आप लोग देखोगे कि जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वार चल रहा था तो इंडिया एकदम उलझा पड़ा था इसमें, ठीक है। अब उस टाइम पे रसिया में, इंडिया के ऊपर जस्ट चाइना के ऊपर रसिया है, रसिया ने उस टाइम पे समाजवाद को अपना रखा था। और उस टाइम पे रसिया ने मदद की थी 1971 के वार में, इंडिया की मदद की थी रशिया ने। तो उस टाइम जो थी इंदिरा गांधी हमारी पीएम हुआ करती थी, ठीक है। उन्होंने रसिया से बहुत प्रभावित हुआ और रसिया में जो समाजवाद चल रहा था तो उन्होंने बोला कि ये हमारे भारत में भी लागू होनी चाहिए, तो ठीक है। तो भारत में आ गया ये समाजवाद, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहा। क्योंकि क्यों ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, आप लोग बस थोड़ी सी 1 मिनट बात सुनिएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ये 2 पार्टों में बट गया था, यानी 2 संगठनों में बट गया था। एक जिसको हम बोलते थे समाजवाद, एक बोलते थे उदारवाद। जो समाजवाद था ना वो यूएसएसआर चलता था, ठीक है। समाजवाद को कौन चलाता था, यूएसएसआर, और उदारवाद को कौन चलाता था, यूएसए। अब बोला गया जो कंट्री यूएसएसआर का सपोर्ट करेगी यानी वो समाजवाद कहलाएगी, और जो कंट्री यूएसए का सपोर्ट करेगी उदारवाद कहलाएगी। लेकिन यह बात आती है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसको बोलते हैं नाम, यानी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, गुट निरपेक्षता। उन्होंने संगठन बनाया कि इसमें ये बोला इन्होंने कि हम दोनों में से किसी को भी नहीं मानेंगे, न हम समाजवाद को मानेंगे न उदारवाद को, ठीक है। हम एक अलग रास्ता निकालते हैं, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट यानी गुट निरपेक्षता, ठीक है। ये रही कहानी। तो जब ये समाजवाद कहाँ से आपको पता चल गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार से, ठीक। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये समाजवाद ज़्यादा दिन तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो ये यूएसएसआर था ना 1991 में ये टूट गया। छोटे छोटे जैसे यूक्रेन का पार्ट यूएसएसआर का ही था, जो भी यूक्रेन का इंडिया का, मतलब यूक्रेन और रसिया की जो युद्ध हुए हैं, जो ये पहले रसिया का ही पार्ट हुआ करता था यूक्रेन, ठीक है। लेकिन 1991 में ये इसका विघटन हो गया, टूट गया। तो जब वो वहाँ समाजवाद टूटा तो यहाँ भारत पे भी असर पड़ा। भारत को जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी थी, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इस टाइम हमारे देश में व्यापारिक घाटा बहुत हो गया और फॉरेन रिजर्व बहुत कम हो गया था। तब हमारे यहाँ समाजवाद से हटाकर एक पॉलिसी लाई गई, यानी एक मॉडल बनाई गई जिसको हम बोलते थे एलपीजी मॉडल। कौन सा मॉडल बोलते थे हम लोग? एलपीजी मॉडल बोलते थे। एलपीजी मॉडल कौन लाया था उस टाइम? पी चिदम्बरम नहीं, मनमोहन जी हमारे फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे और नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। क्वेश्चन पूछता है तो एलपीजी मॉडल कब आया था? 1991 में आया था। ये इसको बोलते हैं राव मनमोहन मॉडल बोलते थे। तो एलपीजी मॉडल लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद इंडिया की अर्थव्यवस्था कहलाने लगी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हम बोल सकते हैं कि समाजवाद और उदारवाद दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक। तो इसके बाद अब आप लोग देखेंगे असल में जो ये समाजवाद है ना, ये अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे इसमें हम, ठीक है। जो हमारा प्रस्तावना है इसमें हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया है समाजवाद, ठीक है। आर्थिक और राजनीति की बात करता है ये, ठीक। ये अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है ये समाजवाद, ठीक। लेकिन हम कुछ समाजवाद जब पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं, जैसे उदारवाद क्या होता है, मार्क्सवाद क्या होता है, समाजवाद, साम्यवाद, इन सब में अंतर जान लेते हैं। उदारवाद को हम
इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं, मार्क्सवाद को मार्क्सिज्म कहते हैं, समाजवाद को सोशलिज्म कहते हैं, साम्यवाद का कम्युनिज्म कहते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि ये कहाँ कहाँ पे, मतलब इसके जनक कौन है और किस देश में लागू होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। ठीक है, इसके जैसे उदारवाद के बारे में हम देखेंगे, इसके जॉन लॉक जी, उदारवाद में जॉन लॉक आते हैं, इसके जनक हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा ये जान लेते हैं। व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक है, ये जो उदारवाद है व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देता है, यानी अगर हम कोई कंपनी या कोई फर्म चला रहे हैं, ठीक है, इस पे क्या होगा, हमारा केवल अधिकार होगा। हम इसका रेट डिसाइड करेंगे कि कितना रेट रखेंगे इस प्रोडक्ट का। ठीक है, इसको हम कितना लॉन्च करेंगे, और इस पे गवर्नमेंट का यानी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें हमारा पूर्ण केवल एक जो कंपनी चला रहा व्यक्ति उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, इसीलिए बोले उदारवाद इसीलिए बल दिया गया है, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देता है। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से प्राइवेटाइजेशन इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, उदारवाद ये मोटा मोटा बता रहे हैं, वैसे ही उदारवाद पढ़ेंगे, मार्क्सवाद, समाजवाद, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें छोटा छोटा लेके आया हूँ बस थोड़ा सा समझने के लिए। उदारवाद क्या कहता है, ये प्राइवेटाइजेशन की बात करता है, व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता पर बल देता है। इसके जनक को थे जॉन लॉक थे। ठीक है, आप लोग देखेंगे कि जब हमारा ये ईस्ट है ये वेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट पूरा यूरोप से स्टार्ट होता है, यूरोप। ठीक है, यूरोप में उदारवाद चला, फिर इधर आया, थोड़ा सा आगे आया, जर्मनी में आया मार्क्सवाद आया, सोशलिज्म आप देखोगे तो रसिया, यहाँ पे रसिया है, सोशलिज्म पहुँच जाओगे, साम्यवाद देखोगे तो यहाँ पे चाइना, देख रहे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ से, ठीक, तो उदारवाद हो गया। अब मार्क्सवाद, आप लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स इसके जनक हैं। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा अमीर और गरीब के बीच कोई भेद नहीं है। इन्होंने बोला कि सब इक्वल है। इन्होंने कहा, ये भी कहा कि जो जैसे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई बिल्डिंग तैयार हो रही है, इसको बनाया किसने, इसको बनाया एक वर्कर्स ने। ठीक है, वर्कर्स ने बनाया, तो इसका मालिक कौन होना चाहिए, ये वर्कर होना चाहिए, न कि पूंजीपति लोग जो उसका जो बनवा रहा है वो नहीं। ये बोले, उन्होंने बोला कि इसका मालिक ही होना चाहिए वो जो बना रहा है, वर्कर्स। ठीक है, इन्होंने वर्कर्स की बात की है। ठीक है, कि इन्होंने एक भाषण भी दिया था कि मजदूरों एक हो जाओ तुम। ठीक है, तभी तुमको यहाँ पे जी पाओगे, नहीं अन्यथा तुम्हें बड़े लोग जीने नहीं देंगे। ठीक है, मजदूर एक हो जाओ। और ये लोग इक्वलिटी की बात करते हैं, इन्होंने बताया इक्वलिटी की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, अमीर और गरीब के बीच में कोई भेद नहीं रखा है। ठीक, और सोशलिज्म और पूंजीवाद की संपत्ति की बात करते हैं, यानी पूंजीवाद की समाप्ति की बात, जो पूंजीवाद चल रहा है ना उसकी समाप्ति की बात करते हैं। ठीक, और सोशलिज्म जिसके जनक है लेनिन। ठीक है, ये उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। जिस तरह से लिबरलाइजेशन में राज्य का कोई मतलब नहीं था, सरकार का कोई मतलब नहीं था, लेकिन समाजवाद में जो उत्पादन होगा यानी जो वितरण होगा वो सरकार उस पर नज़र रखेगी, सरकार का उस पर पावर होगा, सरकार वो बताएगी कि इसका टैक्स कितना लेना है, इसकी उत्पादन कितना करना है। ठीक है, जैसे आपका देखेंगे सरकारी स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, और उसके बाद सरकार और समाज का जो आपस में तालमेल है वो बनाए रखेगा समाजवाद में। ठीक, और उसके बाद देखते हैं साम्यवाद, सरकार को ज़्यादा बल दिया समाजवाद में। और साम्यवाद देखेंगे, इसके जनक पूछा है एग्जाम में, माओ त्से तुंग, याद रखना, साम्यवाद कम्युनिज्म चाइना में चलता है। ठीक है, माओ त्से तुंग, ठीक है, इसके जनक है। अब ये क्या है, इसमें देखते हैं, उत्पादन, कोई चीज़ उत्पादन हो रहा है या उसका वितरण हो रहा है कि संसाधनों पर राज्य नहीं बल्कि समाज के नियंत्रण की बात करता है। ये बोलता है कि इसको जो कम्युनिस्ट में साम्यवाद बोलता है कि कंट्रोल्ड बाय कम्युनिस्ट। ठीक है, कोई एक ग्रुप है उसको ग्रुप ही कंट्रोल करेगा इस चीज़ को। ठीक है, कुछ लोगों का समूह का एक्चुअल पावर होता है, कुछ लोगों का समूह होगा उनको एक्चुअल पावर दे दिया जाएगा। ठीक है, वही वो डिसाइड करेंगे कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। ठीक, जो कुछ एक लोग मतलब ग्रुप में रहेंगे वही डिसाइड करेंगे कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, इसी को बोले हैं साम्यवाद। माओ त्से तुंग ने इसके जनक है। ठीक, आई थिंक आपको समाजवाद समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। अब अभी इसके पहले हम लोग ने क्या देखा था कि समाजवाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, उसी तरह से पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया। याद रखना, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक नहीं है।
लेकिन सेकुलर एक ही शब्द है, सेकुलर से निकल के आया पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष। समाजवादी शब्द संविधान, सॉरी यहाँ समाजवादी शब्द लिखा है, ये समाजवादी शब्द नहीं है, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द आ गया यहाँ पे, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पंथ निरपेक्ष को समझने से पहले हम देख लेते हैं जैसे 3 प्रकार के देश होते हैं, ठीक है। एक नास्तिक देश हो गया, एक धार्मिक देश और एक धर्मनिरपेक्ष वाले देश, ठीक है। अब एथिस्ट कंट्री, रिलीजियस कंट्री और सेकुलर कंट्री। अब नास्तिक देश में जैसे आते हैं कि वो कोई भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही है, वही सुप्रीम पावर हम ही लोग हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखेंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है धर्म से। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लेंगे चाइना है उसी टाइप का, और नॉर्थ कोरिया है, ये सब नास्तिक देश में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मतलब धर्म से कोई ज़्यादा उतना लेना देना मतलब नहीं है। लेकिन जो रिलीजियस कंट्री होते हैं जैसे ये धर्म के अकॉर्डिंग चलता है, जैसे आपका श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, आप लोग देखेंगे कि यहाँ धर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे शासन चलाया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में देख ही रहे हैं आप कि मुस्लिमों का दबदबा है, सऊदी अरब में देख रहे हैं, बांग्लादेश देख ही रहे हैं आप, श्रीलंका भी देख रहे हैं, ये सब धार्मिक देश है। और धर्मनिरपेक्ष देश वो देश होते हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, बल्कि सभी धर्म को बराबर मानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी देश के सभी धर्मों को बराबर मानेगा, ठीक है। जो सेकुलर देश यानी धर्मनिरपेक्ष देश होगा, सेकुलर कंट्री होगा, वो सभी धर्म को बराबर मानेगा, ठीक है। और देश का कोई धर्म नहीं है, सरकार किसी धर्म के अनुसार नहीं चलेगी। मतलब बोला जाएगा देश में कोई एक धर्म नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जैसे हैं कि सरकार किसी धर्म को नहीं मानेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, भारत एक सेकुलर कंट्री है। क्यों धर्मनिरपेक्ष है? क्योंकि ये किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ये सभी धर्म को साथ लेके चलता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे जब हमारा फ्रांस से राफेल विमान आया, ठीक है, राफेल लड़ाकू विमान आया, तो इसके स्वागत के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्ट्री 4 ऐसे धर्म लोगों को बुलाए थे जो उनके सुप्रीम पावर हो। जैसे हिंदू के आप पुजारी को बुलाए थे, ठीक है, मुस्लिम के मौलवी को बुलाए थे, और सिख को जैसे सिख पंथी बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, उनको बुलाए थे। और आप देखेंगे कि ईसाइयों में पादरी को बुलाए थे। इन चारों लोगों को बुलाए थे, ठीक है। कह सकते हैं कि हमारा देश क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, सभी धर्म को बराबर मानता है। और देश जो होता है किसी एक धर्म के वजह से नहीं चलता है, तो ये हमारा धर्मनिरपेक्ष है। आई थिंक आपको धर्मनिरपेक्ष समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पंथ निरपेक्ष की बात कौन करता है? महात्मा गांधी ने शब्द दिया है। जो ये पंथ निरपेक्ष है ना, क्वेश्चन पूछा है पंथ निरपेक्ष शब्द किसने दिया है, तो पंथ निरपेक्ष शब्द महात्मा गांधी ने दिया है। गांधी जी ने कहा, धर्म धारण करने की चीज है, धर्म के बिना व्यक्ति का जीवन शून्य है, धर्म से अलगाव पॉसिबल नहीं है, मतलब धर्म से आप अलग नहीं हो सकते। लेकिन गांधी जी ने कहा है पंथ से व्यक्ति का अलगाव हो सकता है। जैसे आप लोग देखेंगे पंथ क्या होता है, जैसे एक बड़ा धर्म है मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम में 2 बटे हैं कि कौन बटे हैं, एक सिया हो गए आपके पास, एक सुन्नी हो गए, ठीक है, सिया हो गए और सुन्नी हो गए। तो ये जो सिया सुन्नी है ना, ये पंथ कहलाते हैं। जैसे जैन में क्या हो गए, श्वेतांबर दिगंबर। जैसे बौद्धिस्ट में क्या हो गए, महायान हीनयान। ये सब क्या है, ये सब पंथ है। तो गांधी जी ने कहा है पंथ से व्यक्ति का अलगाव हो सकता है, लेकिन धर्म से अलगाव नहीं हो सकता है, ठीक। हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द है, ठीक, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द है, याद रखना। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक देश कौन सा है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। पहले हम डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र, इसका पहले हम मतलब देखेंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसका डेमोस और कार्टिया। डेमोस का मतलब होता है जनता, पीपल। ध्यान से देखिए, डेमोक्रेसी को 2 भागों में बांटा गया, डेमोस और कार्टिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल यानी जनता, और कार्टिया मतलब होता है रूल, मतलब शासन करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है, जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक। और अब आगे और देखते हैं कि जहां जनता सरकार को चुनती है वो लोकतंत्र कहलाता है। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। लोकतंत्र क्यों कहा जाता है, आज के बाद आप भूलोगे नहीं, लोकतंत्र क्यों कहा जाता है। जहां जनता यानी हम लोग किसी सरकार को चुनते हैं वो लोकतंत्र कहलाता है। हम वोट करने जाते हैं, हमारा ये लोकतंत्र है, ठीक है, इसी से हमारा लोकतंत्र बना, हम जनता सरकार को चुनते हैं, ठीक है।
अब डिफिनेशन बाय अब्राहम लिंकन इन 1863, एक मतलब डिफाइन किए इन्होंने, परिभाषा दी है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। 1863 में इन्होंने एक डिफिनेशन दिया, परिभाषा दिया डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे। क्या दिया इन्होंने? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, यानी जनता की, जनता के द्वारा, जनता के लिए चुनी गई सरकार, यही लोकतंत्र होता है, ठीक है। अब आई थिंक आपको ये पूरा पिक्चर समझ में आ गया है, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र को, थोड़ा सा और पार्ट है इसका देख लेते हैं। लोकतंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपको कि हमारा जो भारत है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। याद रखना, हमारा जो भारत देश है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। क्यों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? क्योंकि हम यहाँ पे सरकार को चुनते हैं, यानी हम वोट देते हैं, डायरेक्ट मतलब सरकार नहीं बनते, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया कि ब्रिटेन जो नहीं, वो आगे है, ठीक है। तो हम ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक। अब देखते हैं इसके बारे में। डायरेक्ट लोकतंत्र यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जहां पर जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्णय लेती है सरकार में जाकर, ठीक है। यहाँ पे जनता जो होती है प्रत्यक्ष डायरेक्ट जाके निर्णय लेती है सरकार में जाके, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका स्विट्जरलैंड। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? जहाँ पर जनता अपने चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने लिए कानून, निर्णय, नियम बनाती है। एग्जाम्पल इंडिया। जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं? एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमएलसी को चुनते हैं, इन लोगों को चुनते हैं। ये लोग हमारे प्रतिनिधि, इन लोगों जाते हैं संसद में, इन लोग हमारे, इन लोगों के माध्यम से हमारे नियम आते हैं, निर्णय आते हैं, कानून। हम लोग डायरेक्ट संसद में तो जाते नहीं, हम संसद में भेज के विधायक, सांसद लोगों को भेजते हैं। इन्हीं के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, नियम आते हैं, कुछ के जो निर्णय आते हैं उस सब के आते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, ठीक। आप ये जानते रहना। अब गणराज्य क्या होता है? गणराज्य देख लेते हैं, ठीक है। गणराज्य यानी हेड ऑफ नेशन इसको बोलेंगे हम। राज्य का अध्यक्ष बोलते हैं। जहाँ पे हेड ऑफ नेशन होते हैं, राज्य का अध्यक्ष होते हैं, वो निर्वाचित होने चाहिए, ठीक है। जो जैसे राज्य का अध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित होगा। जब निर्वाचित होगा तो उस देश में गणराज्य होगा, यानी रिपब्लिक होगा। अब इसका अर्थ क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट क्या होते हैं? प्रेसिडेंट क्या होते हैं? डायरेक्ट चुने नहीं जाते, ये वंशानुगत है नहीं, ठीक है, कि ये इनके मर गए, इनके बेटे आएंगे, इनके पोते आएंगे, ऐसा तो है कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का इनका चुनाव होता है, ठीक है। और अमेरिका के प्रेसिडेंट, एग्जांपल है अमेरिका के और इंडिया के प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, यानी यहाँ पे क्या है? रिपब्लिक है, गणराज्य है, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी निर्वाचित नहीं है, लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन की महारानी जो है निर्वाचित नहीं, क्योंकि ये वंशानुगत चला आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये गणराज्य नहीं है। लेकिन जो ब्रिटेन का पीएम होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसका चुनाव होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन है वो रिपब्लिक नहीं है, लेकिन गणराज्य है। क्यों गणराज्य है? क्योंकि वहाँ पे पीएम का चुनाव होता है, और जो वहाँ की महारानी है, राज्य के जो अध्यक्ष है, राज्य के अध्यक्ष बोले जाते हैं वही प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो उनका चुनाव ब्रिटेन में नहीं होता, भारत में होता है, इसलिए भारत गणराज्य है, ठीक है। इंडिया जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट हो गया और हेड ऑफ नेशन। हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब प्रधानमंत्री हो गए, हेड ऑफ नेशन दोनों का क्या होता है? चुनाव होता है। जब दोनों का चुनाव होता है तो वो कह सकते हैं भारत एक लोकतांत्रात्मक और गणराज्य दोनों है, ठीक। अब आगे देखते हैं हम। अब जो उधर देखे थे न्याय देखे थे, न्याय के बारे में देख लेते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक में समाज को सबको बराबर न्याय मिलेगा, समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, जो न्याय मिलेगा वो समाज सबको समान मिलेगा, ठीक है। और इकोनॉमिक क्या होगा? अर्थव्यवस्था में सभी को बराबर मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वह सरकारी नौकरी है, चाहे कोई व्यवसाय हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स में सबको बराबर हिस्सेदारी मिलेगी। और राजनीति की बात करेंगे तो जो हमारी वोट की वैल्यू है इक्वल होगी। चाहे अगर मुकेश अंबानी वोट करने जाएं, चाहे हम और आप वोट करने जाएं, हमारे दोनों की वोट की वैल्यू इक्वल ही होगी, ठीक है। अमीरी और गरीबी की वोट का वैल्यू बराबर ही होगा, ये हमारा न्याय कहता है। और जो ये न्याय है दोस्तों ना, अब मैंने बता दिया न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। ये सीधा डीपीएसपी में लिखा है, ठीक है। डीपीएसपी ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। इसमें आर्टिकल नंबर 38 में ये बातें कही गई हैं, ठीक है।
आर्टिकल नंबर 38 में ये बातें कही गई। क्वेश्चन पूछता है कि ये सब बातें कहाँ पे कही गई हैं, तो डीपीएसपी में कही गई है। अभी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे तो बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं प्रस्तावना के 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। कौन कौन सी? विचार यानी थॉट्स हो गए, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, TEBF, ठीक है, वो W, ये देख लेना आप लोग। अब ये स्वतंत्रता जो है, ठीक है, अब कह सकते हैं हम कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब जो ये विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है दोनों ना, ये आप लोग देखेंगे आर्टिकल 19 में दिया है, ठीक है। मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19 में दिया है, ये क्वेश्चन देख लेना आप लोग, ठीक है। आर्टिकल 19 दिया है। और विश्वास, धर्म और उपासना की बात करता है तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक दिया है, ठीक है। 25 से लेके आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 28 तक दिया है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। हमारे मौलिक अधिकार में हमारा ये धार्मिक स्वतंत्रता में बात करता है, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है, उसमें यहाँ पे दिया गया है। आगे देखते हैं, ठीक है। अब समानता की बात करते हैं। इस समानता हम अब देखेंगे मौलिक अधिकार इक्वलिटी में देखेंगे, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है, ठीक है। कितना है? 14 से लेके 18 तक है। समानता की बात करता है, उसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात किया है, ठीक है। अब जैसे प्रतिष्ठा की बात करें तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर 18 में देखेंगे तो उपाधियों का अंत कर दिया गया है। छोटे जो बड़े छोटे में भेदभाव होता था, जिसे अंग्रेज क्या करते थे, किसी को उपाधि दे देते थे और छोटे लोगों को नहीं मिलता, तो जो बड़े छोटे में होता उनका बीच में खाई आ जाती थी, ठीक है, खाई। अब ये सब खाई का काम किए थे अंग्रेज। आर्टिकल नंबर इसलिए 18 को ख़त्म किया गया था, यानी प्रतिष्ठा की बात जो करता था। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे लोग इक्वल माने गए हैं, चाहे कोई किसी धर्म या समाज से बिलोंग करता हो, तो ये हमारा स्टेटस हो गया, ठीक है। अवसर देखेंगे, भारत के सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ये सब आप आर्टिकल में भाई आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। अब बंधुत्व, फर्टर्निटी क्या होता है? भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये हमारा भाईचारा हो गया। तो आई थिंक आपको इतना बात समझ में आ गया। अब ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, बहुत बार पूछा है, CGL में पूछा है, PCS में पूछा है, ROR में भी पूछा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का ये शब्द कहाँ से लिया गया? ये शब्द लिया गया है फ्रांस से लिया गया। और तीनों प्रकार की जो न्याय है ये कहाँ से लिया गया? USSR से लिया गया है, ठीक। आगे देखते हैं। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार हुआ है। प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। अदालत ने इस संशोधन को वैध ठहराया था, ठीक है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। मैंने आपको बताया था 13 दिसंबर 1946, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है आप लोगों से कि ये संविधान की जो प्रस्तावना है संविधान का दर्शन कहलाती है, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की जन्म कुंडली किसने कहा है? KM मुंशी ने कहा। ये 4 चीजें आप लोग याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव की संविधान सभा की जन्म कुंडली किसने कहा है? KM मुंशी ने कहा है। हम भारत के लोग शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका अर्थ है अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आप लोगों के कि हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया गया है? भारत अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और प्रस्तावना को पहचान पत्र की संज्ञा NA पालखीवाला ने दिया है। पहचान पत्र पालखीवाला देखिए, प से पहचान पत्र और प से पालखीवाला ने दिया है प्रस्तावना को पहचान पत्र, ठीक है। इतना मेहनत करके दोस्तों पढ़ा रहे हैं, जोर दे के पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ और वीडियो ऐसे ऐसे बनाता रहूँ, ठीक है। अब आइए, हमने प्रस्तावना तो पूरा अच्छे से समझ लिया, अब हम देखते हैं उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भूमि है, क्या है? प्रस्तावना।
भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? हमारा प्रस्तावना है। ठीक, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब देखिए, उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। ठीक है, ये गलत है। उद्देशिका को संविधान का भाग माना जाता है। जब आगे मैं पढ़ाऊंगा, दूसरे वीडियो में केस पढ़ाऊंगा, वाद पढ़ाऊंगा, तो 1973 में एक केस आता है, वाद आता है 1973 में, केशवानंद भारती वर्सेस बंगाल, ठीक है, राज्य। उसमें बोला गया है उद्देशिका, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? उद्देशिका विधायिका की शक्ति की नियंत्रित की बात करता है। हमने पूरी प्रस्तावना पढ़ लिया, लेकिन कहीं भी वर्ड हमने विधायिका नहीं देखा, तो हमारा ये भी गलत हो गया। और तीसरा कह रहा है उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर 1946 की बात देखिए। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही हो गया। तो क्या पूछ रहा है? उपयुक्त कथनों में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो पहला और दूसरा सही नहीं है, यानी हमारा आंसर हो गया सेकंड, ए और बी सही नहीं है। ठीक, आगे देखिए, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? ठीक है, मैंने अभी बताया था कि इसको मूल दर्शन बोला गया है। क्या बोला गया है? मूल दर्शन बोला गया है। ठीक, आगे देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि हम आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। अब किसी का हम गुलाम नहीं है, कोई हमारे ऊपर अब बैठा नहीं है राज करने के लिए, अब हम स्वतंत्र हैं। इसी को हम बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, आगे देखिए आप लोग, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? अब देखिए आ गया ना, मैंने बताया था एक जो लोकतंत्र बताया था, डेमोक्रेसी बताया था, एक होता था डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता था इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां जनता सरकार में जाके खुद ही निर्णय लेती, एग्जाम्पल क्या था आपका? स्विट्जरलैंड। अब इनडायरेक्ट में क्या था? जहां जनता अपने माध्यम से एमएलए को, विधायक सांसद को पहुंचाती है संसद, वहां से वो निर्णय लेती है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है इंडिया। तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। ठीक है, आगे देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में हुआ है? मैंने अभी आपको बताया था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय किस में है? एक तो उद्देशिका में है ही, उद्देशिका में ही, लेकिन मैंने बोला था कि डीपीएसपी जब आर्टिकल नंबर 38 देखेंगे तो उसमें बात करता है। तो हमारा हो गया एक और 3। ठीक है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य में नहीं है, तो हमारा हो गया 1 और 3, कौन सा? बी वाला हो गया आंसर। ठीक, आगे देखिए, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में प्रवर्तित नहीं है। ठीक है, सही बात है कि हम उद्देशिका के खिलाफ न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम देखेंगे डीपीएसपी की बात करते हैं, उस तरह से उद्देशिका की बात करते हैं। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हमारा पहला सही है, दूसरा सही। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। हम भारत के लोग, स्रोत ही उसका था, क्या स्रोत था? हम भारत के लोग भारत को अधिकार प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 तीनों के तीनों सही हैं। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना भारत के संविधान का एक अभिन्न अंग है। सही बात है, प्रस्तावना हमारे भारत का संविधान के अभिन्न अंग है। क्यों अंग है? कि 1973 का केशवानंद भारती और वर्सेस केरला वाला। ठीक है, और सेकंड देखते हैं, प्रस्तावना के अनुसार विधायिका के कहीं बात ही नहीं हुआ है प्रस्तावना में, तो हमारा आंसर हो गया केवल एक सही है। ठीक है, ये वाला। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को यही उद्देश्य प्रस्ताव ही आके जाके हमारा प्रस्तावना बनता है। ठीक, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया था? देखिए आंसर आ गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया था। कहाँ से उद्देशिका का विचार लिया गया था? यूएसए से लिया गया था। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, यूएसए के संविधान से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? देखिए एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन ये आया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रस्तावना को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देख लीजिए, वही है, पूरा का पूरा छप गया है प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष डैश 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 पढ़ते आएंगे। इस संविधान सभा में आज एक्स एतद द्वारा संविधान सभा को अंग्रिक अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। यक्स का अर्थ क्या है? वो डेट पूछा है कि किस तारीख को किया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, याद रखना आप लोग। देखिए IAS 97 में क्वेश्चन पूछा था।
14 प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया था किस देश के संविधान से लिया गया है, ये बताइए आप लोग। तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, हमारा आंसर हो गया सी पार्ट, फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में भारत की को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? अब देखिए आप ऑप्शन देखिए, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है, समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये वाला सी वाला हो गया। ठीक, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली किस अनुक्रम में दी है? अब ये पूछ रहा है, सीरियल पूछ रहा है कि किस अनुक्रम में दी गई है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो सबसे पहले आएगा, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये हो गया, फिर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट, क्योंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सबसे पहले आता है। ठीक है, उसके बाद समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की उद्देशिका में भारत के लोग भारत को बनाने हेतु, अब यहीं पे देख लीजिए वही है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, वही वाला है, सी वाला आंसर हो गया हमारा। ठीक, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? जब संविधान बनाते समय प्रस्तावना, जब स्टार्टिंग प्रस्तावना बना था तो हमारे पास समाजवाद शब्द नहीं उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवाद नहीं जोड़ा गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन सा सम्मिलित शब्द नहीं था? अब समाजवाद नहीं था हमारे पास। ठीक है, और ये सब कब जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 1 2 3। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये स्टार्टिंग में नहीं जोड़े गए थे। ठीक है, संशोधन के उपरांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब निम्न 5 पदों का उल्लेख किया गया का कौन कौन सा, और इन पदों को मतलब क्रम में रखिए। तो पहले बात आता है हमारा सार्वभौम या प्रभुत्व संपन्न आता है, फिर ठीक है उसके बाद क्या आता है आपका समाजवादी आ गया। ठीक है, दूसरा समाजवादी आ गया, यानी 2 हो गया, 4 हो गया, समाजवादी आ जाता है। ठीक है, फिर पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष, उसी की बात करता है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष बोलिए या धर्मनिरपेक्ष बोलिए। ठीक, उसके बाद आपका आएगा लोकतांत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक हो गया। ठीक है, 1 हो गया, और लास्ट में आएगा 5 गणतंत्र। तो 2 4 3 1 5, हमारा आंसर ये हो गया। ठीक, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? केवल 1 बार किया गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना को संशोधित किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान का 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष जोड़ा गया था? ठीक है, मतलब किस वर्ष लाया गया था, किस ईयर में? 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संविधानिक संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था? देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन आया है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे? 42वां संविधान 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में आया था। तो जस्ट उसके पहले 3 शब्द तो थे ही नहीं। तो हमारा हो जाएगा आंसर अखंडता। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आप लोग देखेंगे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता क्या थे? जोड़े नहीं गए थे, वो 42वें संविधान 1976 में जोड़े जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 42वां संविधानिक संशोधन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या नाम दिया गया है? इसको हम लघु संविधान बोले हैं। ठीक है, 42वां क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे 42वां संविधान में, इसीलिए बोल दिया गया था इसको हम लोग लघु संविधान संशोधन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मोटिवेट होते हैं। ठीक है, और हम आगे से वीडियो लाएंगे। अब हमारा अगला वीडियो आएगा पूरे अनुच्छेद के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।